जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले उनके लिए बहुत मतलब बहुत बेस्ट आपका टाइम है पढ़ने का, क्योंकि ये टॉपिक जो आपका बता रहा हूं इसमें जो आपको दिख रहा है ना बायोकेमिस्ट्री और बायो जो है टेक्नोलॉजी, इसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी था, ठीक है, और एज अ टीचर भी मान के चलना, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें मे बी मैं ये नहीं कर रहा हूं, कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा मेरे को पता है, ठीक है। तो एज ए एक्सपीरियंस भी आप ये मान के चलना, जो चीज आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको ध्यान से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताने वाला हूं, कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, जो आपके मतलब विकल्प है ऑब्जेक्टिव, तो उस पर ध्यान करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में इशू हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको आपको समझ के चलना है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चंस मैंने कुछ लिख रखे हैं, वो उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इनको जरूर एक बार देख लेना पेपर पे जाने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है और थ्योरी के पेपर में भी कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको रीड करके जाना, प्रोटीन के गुण वगैरह, ठीक है। प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोटीन को डिटेल में पढ़ के जाना आपको, ठीक है। प्रोटीन की संरचनाएं आ सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। इसके बाद आपकी ये सारी स्ट्रक्चर्स आपसे पूछेगा, और सबसे इंपोर्टेंट पूरा डिटेल में पढ़ के जाना प्रोटीन को, मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लहजे से भी, क्योंकि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे। नेक्स्ट आपके पेपर के बेसिस पे भी, तो ये चीजें आपको ऑल आपकी जब जितनी भी आप स्टडी करोगे हमेशा काम आने वाली है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी स्टडी करता हूं तो ये चीजें काम आती है मेरे। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और माइक्रो प्रोपागेशन मेथड्स, इनको डिटेल में पढ़ के जाना। और प्लांट टिश्यू बिल्कुल क्वेश्चंस आपके पेपर में टिप टू रखे हुए मिल सकते हैं आपको, तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल सीड्स क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ना है। ओबरी कल्चर, टाइम आपके पास है, ओबरी कल्चर को एक बार पढ़ लेना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम मिल जाएगा। कहां पे नहीं मिलता है तो एक वेबसाइट आपको बता देता हूं, रिकमेंड करता हूं, ठीक है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देगी। उनकी ऑफिशियल साइट्स पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और एक आपकी बायजूस की साइट से बहुत अच्छी है, अगर आप उसको ट्रांसलेट करोगे हिंदी मीडियम में तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएगी, तो उसको देख लेना, ठीक है। और पोलन कल्चर, इसको भी देख लेना। मेरिस्टेमेटिक कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं भाई पोलन कल्चर खास तौर से। नेक्स्ट आपका टिश्यू कल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिश्यू कल्चर इन कल्चर मीडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ के ही जाना भाई, ठीक है। शायद ही आपको कोई ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कि मैं आपको प्रॉपर्ली बिल्कुल गाइडेंस दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाना, टिश्यू कल्चर और कल्चर मीडिया एग्जाम में पूछता है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, कल्चर मीडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि निम्न घटक कौन कौन से होते हैं कल्चर मीडिया में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देख सकते हो माइक्रोन्यूट्रेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज अब आप पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है, ये आपको मिल जाएगा। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट स्रोत कौन सा है, सुक्रोज है। ये क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई एक एक नंबर में, तो इनको डिटेल में देख लेना, जो चीज आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर देख लेना कल्चर मीडिया को। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है एक्सप्लांट को पढ़ना है, और डिटेल में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। पूरा कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ना है, दो तीन नामों से जाना जाता है, ठीक है। एल्डोज वगैरह भी इसको बोलते हैं, सॉरी कार्बोहाइड्रेट को दो तीन, पॉलीहाइड्रोक्सी, सॉरी कार्बोहाइड्रेट को आपका पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, ठीक है। एल्डो इसको एल्डोज भी बोला जाता है। तो कुछ इसके नाम है, टाइप वगैरह देख लेना, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है वो सारी चीजें आती है। मोनोसैकेराइड हो गया आपका, डाइसैकेराइड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, ये चीजें पूछता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से देखना, बाकी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से, कौन कौन से आपके ऑब्जेक्ट है सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनालिसिस करते हुए चलेंगे, याद रखना बिल्कुल आ सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड अणु जुड़े होते हैं, तो मोनोसैकेराइड अणु किन से जुड़े होते हैं तो बताओ फटाफट। ग्लाइकोसाइड एक बंद होता है इनके अंदर, या आपको हाइड्रोजन सेल्स होती हैं, लिपिड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो आपको तो पता ही है सिंपल, पेप्टाइड बॉन्ड किन में पाया जाता है, प्रोटीन में आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। लिपिड बॉन्ड्स भी नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी नहीं है, ठीक है। मोनोसैकेराइड में भाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहां से आ जाएगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे लास्ट जो आपका ऑप्शन आएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, याद रखना मोनोसैकेराइड में
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। मोनोसैकेराइड आपने पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट में 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड में आपका कौन कौन आता है, पेपर में पूछ सकता है। तो देखो मोनोसैकेराइड में आपको बता देता हूँ, ग्लूकोज आता है, ठीक है। इसके बाद आपका फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड होता है। नेक्स्ट आपका फ्रक्टोज के बाद एक आता है गैलेक्टोज। तो ये 3 आपके जो है मोनोसैकेराइड होते हैं, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, सिंथेटिक सीड। मैंने अभी बोला ना आर्टिफिशियल सीड, सिंथेटिक सीड को संश्लेषित किया जा सकता है। सिंथेटिक सीड कैन बी सिंथेटिक्स फ्रॉम, तो किससे यहाँ पे सिंथेटिक्स किया जाता है, जो आपका बीज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोलन कल्चर, ये आपको देखने को मिलेगा हर जगह, पोलन कल्चर, सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर, मेरिस्टेमेटिक कल्चर और ओवरी कल्चर। तो इनको सिंथेटिक जो आपका किया जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का, सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर, याद रखना, ठीक है। राइट आंसर आपका इसका बी हो जाएगा, सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर, इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जैव रसायन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। द टर्म बायोकेमिस्ट्री द फर्स्ट जो है आपके दिया था, तो आपको पता ही होगा, निको जो आपका यहाँ पे कार्ल्स न्यूबर्ग करके एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने आपका भाई साहब जो है ये आपका बायोकेमिस्ट्री वर्ड ये देके गए थे, कब देके गए थे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है डेट आपका मे बी 1951 है, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, हो सकता है 1956 हो या 1900 आपका 51 हो, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। देख ही लेना भाई, है ना, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं हूं मैं, इसको एक बार चेक कर लेना, है ना। ल्यूबेनहॉक का आपको बताइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप लोग पढ़ते आए हो, पीएटी में जो भी पढ़ा वो सारा यहाँ पे आता है, सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो गए। तो पोषक तत्व मीडिया का पीएच निम्न से भिन्न होता है। द पीएच ऑफ न्यूट्रेंट मीडिया वेरियस फ्रॉम, मतलब जो आपका पोषक तत्व होते हैं उनका पीएच न्यूट्रेंट मीडिया में कितना पीएच रखता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लो, 5 से 5.5 सबसे मतलब बेस्ट पीएच माना जाता है ये। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, याद रखना, 5 से 5.5 अगर पीएच है तो सबसे बेस्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा हुआ है कि वायरस मुक्त पौधे कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस मुक्त जो पौधे हैं वो कहाँ से आप प्राप्त करोगे, सोमेटिक एम्ब्रियो कल्चर, मेरिस्टेमेटिक कल्चर, ओवरी कल्चर, पोलन कल्चर। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका मेरिस्टेमेटिक कल्चर मतलब सबसे बेस्ट होता है भैया। अगर आपको वायरस मुक्त पौधे प्लांट तैयार करने हैं तो सबसे बेस्ट है, याद रखना, स्टार लगा के, कहीं भी कुछ भी लिखा हो, अगर वायरस मुक्त पौधे तैयार कर रहे हैं तो सबसे उपयोगी और सबसे आम मेथड आपकी मेरिस्टेमेटिक कल्चर मानी जाती है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग मुख्य रूप से आप देखोगे डहेलिया, ठीक है, डहेलिया के अगर वायरस मुक्त पौधे तैयार करने हैं तो आप जो है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक से करोगे, ठीक है। डहेलिया के साथ साथ आपका आलू हो गया, लिख लेना कुछ इंपोर्टेंट अगर पूछे आपसे, डहेलिया हो गया, डहेलिया के साथ आलू हो गया, आपका गेंदा भी हो गया, ठीक है, मैरीगोल्ड आपको पता है ना, मैरीगोल्ड आपका, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्ट्रॉबेरी हो गया, गुलदाउदी हो गया, ये सारे जो होते हैं ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है। तो डहेलिया हो गया, आलू, गेंदा, स्ट्रॉबेरी, इन सब में आपका जो है मेरिस्टेमेटिक कल्चर से वायरस मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, एक सामान्य मानव के शरीर में तो कितने प्रतिशत पानी होता है, तो आपको बताइए, नॉर्मली आपने एनिमल्स का भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे सेम आपका ह्यूमंस का भी होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो 60 से 70% इज द बेस्ट आंसर होता है, ठीक है। बट वो मेल फीमेल का थोड़ा सा अलग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये उम्र के साथ जो शरीर में पानी का प्रतिशत होता है ना, डिक्रीज होता है, घटता जाता है, ठीक है, उम्र के साथ। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, है ना। और अलग अलग होता है मेल फीमेल दोनों का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का कि एक रासायनिक यौगिक जो पीएच में परिवर्तन का विरोध कर सकता है उसे क्या कहा जाता है। पीएच में परिवर्तन का विरोध, समझ रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बफर विलियन, बहुत सारे बफर विलियन पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो उसको बोलते हैं बफर, जो पीएच का विरोध करता है, मतलब पीएच के परिवर्तन, ना तो उसको अम्लीय होने में मतलब रोकेगा, क्षारीय होने में, तो पीएच में इसका परिवर्तन में विरोध करता है। बहुत सारे बफर विलियन आपने पढ़े होंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पीएटी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्या पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में कि सतही स्टरलाइजेशन का संबंध स्टरलाइजेशन से है। सतही जो आपका यहाँ पे स्टरलाइजेशन होता है इसका संबंध किससे है, तो सतही जो स्टरलाइजेशन होता है इसका संबंध मेनली आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी, टिश्यू कल्चर मीडिया से है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो जाएगा, है ना। आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि नहीं सर ये कंफर्म है भैया मेरा बिल्कुल यही आंसर, कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल उसको चेकआउट करूंगा और होगा तो उसको क्वेश्चन को पिन कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। इंडोल बहुत सारे क्वेश्चन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा एनालिसिस करके ही क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हुए हैं।
इंडोल समूह युक्त अमीनो एसिड है, इंडोल ग्रुप्स। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, जितने भी अमीनो एसिड है उनको एक बार पढ़ लेना, अमीनो एसिड, ठीक है, 8-10 अमीनो एसिड है उनको रीड कर लेना, क्योंकि पूछ लेता है वो कभी कभी। तो इंडोल समूह युक्त अमीनो एसिड है, कौन सा है भाई इंडोल समूह का आपका अमीनो एसिड? तो क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है ये आपका इंडोल ग्रुप के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये आपके जो है आवश्यक अमीनो एसिड है, आवश्यक, ठीक है, आपने पढ़े होंगे। तो जैसे आर्जिनिन, हिस्टाडीन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, ये आपके आवश्यक अमीनो एसिड माने जाते हैं, ठीक है। इनको शरीर खुद ब खुद नहीं बनाता, इनकी आवश्यकता लगती है तो अपन बाहर से लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद शरीर बनाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे लोकप्रिय टिश्यू कल्चर मीडिया। बिल्कुल आपको इसका आंसर आना चाहिए। द मोस्ट पॉपुलर टिश्यू कल्चर मीडिया वो आपका एमएस मीडिया, ठीक है। एमएस मीडिया आपको अभी दिखाता हूं मैं क्या होता है एमएस मीडिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुराशिंगे और स्क्रूप। मुराशिंगे एम और एस का मतलब स्क्रूप, तो मुराशिंगे और स्क्रूप को बोलते हैं एमएस मीडिया, जो कि अनुसंधान एक जैव प्रौद्योगिकी में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और इसको 1962 में विकसित किया गया था। इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एमएस मीडिया नामक टिश्यू कल्चर कल्चर माध्यम है जो बेसल नामक मिश्रण या ऑर्गेनिक युक्त मीडिया के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। इसको पढ़ लेना एमएस मीडिया को, इंपोर्टेंट है ना, इसको डिटेल में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 का, क्या पूछा है 11 में? तो 11 में भाई साहब ये बोल रहे हैं कि टिश्यू कल्चर से पोषक मीडिया के लिए सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत कौन सा है? टिश्यू कल्चर में पोषक मीडिया में कौन सा उपयुक्त है भाई? विच इज द मोस्ट सुटेबल कार्बन सोर्स ऑफ न्यूट्रेंट मीडिया ऑफ टिश्यू कल्चर? तो सबसे बेस्ट जो आपका होता है वो सुक्रोज माना जाता है ना। याद रखो क्वेश्चन नंबर 11 का, सुक्रोज सबसे बेस्ट कल्चर मीडिया माना जाता है। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कई लोग यहाँ पे फ्रक्टोज या ग्लूकोज को चूज करेंगे, बिल्कुल गलत है, सुक्रोज इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। तो जो आपका होता है पोषक पोषक मीडिया में सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत है वो आपका सुक्रोज है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, लिपिड और प्रोटीन से बने यौगिक है। लिपिड और प्रोटीन से बने यौगिक कौन कौन से? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो कौन कौन से ऐसे यौगिक है जो आपके कंपाउंड ऑफ लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने? तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ही दिख रहा है लिपोप्रोटीन। तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर, नाम से ही समझ में आ गया होगा, लिपोप्रोटीन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको पढ़ लेना एक बार, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, लिपिड प्रोटीन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का, कार्बन के हाइड्रेट जो पानी के अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको आपका बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। 2:1, ठीक है, इसमें 2:1 रेशो में रहता है ना। तो इसको एक बार देख लेना आप लोग, कार्बोहाइड्रेट होता है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक कौन से है भाई? फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर तो कौन है भाई? हेवरलैंड राइट आंसर होगा इसका। हेवरलैंड आपके प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक माने जाते हैं। इनको एक बार देख लेना क्वेश्चन नंबर 14 को, टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ना, हेवरलैंड होते हैं जो है आपके प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर में, बहुत बड़ा, ठीक है। आप पढ़ना डिटेल में, सब कुछ समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है पोषक तत्व मीडिया में नाइट्रोजन स्रोत के रूप में अधिमांत उपयोग किया जाता है? भाई कौन सा है जो कि नाइट्रोजन स्रोत के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है किसमें? पोषक तत्व मीडिया में। इसको ध्यान से पढ़ना भाई, न्यूट्रेंट मीडिया ये अलग होता है। तो न्यूट्रेंट मीडिया में किसका यूज करते हैं इन जनरल, मैंने आपको बताया अभी। तो इनमें आपका मेनली देखो अमोनिया और नाइट्रेट दोनों का यूज करते हैं, अमोनिया का भी यूज करते हैं और नाइट्रेट का भी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली अमोनिया यूज करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी चूज कर लेंगे, ठीक है। मेनली दोनों का यूज करते हैं, इनको डिटेल में पढ़ना। नाइट्रेट और अमोनिया आमतौर पर टिश्यू कल्चर में इन्हीं का उपयोग किया जाता है, याद रखना। टिश्यू कल्चर में आमतौर पर इनका उपयोग करते हैं, तो आपका यहाँ पे नाइट्रेट हो गया और अमोनिया दोनों का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, कौन सी चीनी वंशानुगत शासन का एक हिस्सा है? वंशानुगत मतलब आप शुगर शुगर से है अपना, ठीक है। आपने देखा होगा इन जनरल लोगों में शुगर हो जाता है, तो वो पूछा हुआ है कि यहाँ पे आपका अनुवांशिक तरीके से ऐसा कौन सा शुगर है जो मनुष्य में इन जनरल पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत चला जाता है, ठीक है। तो वो आपका एक शुगर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है आपका टाइप 1, ठीक है, और एक होता है आपका टाइप 2। शुगर में अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो जो टाइप 2 आपका होता है ये इन जनरल आपका वंशानुगत होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपका, अगर आपको 30-40 की उम्र में आपके किसी मतलब पीढ़ी में दिखा हुआ किसी को, तो वो आपको भी कहीं ना कहीं नजर आएगा, ठीक है। इसके 70% चांसेस होते हैं टाइप 2 के कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ जाए, 70% चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर आएगा आपका हेरिडिटी में, वंशानुगत में? तो क्वेश्चन नंबर 16 है जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फल्क शर्करा, फ्रक्टोज, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र आपसे पूछा है। तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र बिल्कुल सिंपल होता है, C6H12O6, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, है ना, कार्बोहाइड्रेट का। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए क्वेश्चन नंबर सी, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, इनसे आपको थोड़ा सा समझना है ना। और जो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो H2O2 लगा हुआ है, नहीं H2O होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, किसमें सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, यूनिवर्सल, जिसका उपयोग अपन सभी में कर सकते हैं। तो एक वही चीज है वाटर, वाटर का उपयोग आप सभी चीजों में कर सकते हो। सभी चीजों को घोलने के लिए जितने भी आपके तरल होते हैं उनको आसानी से घोलने के लिए इन जनरल वाटर का यूज करते हैं। वाटर सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, आपको पता है किसी भी चीज वाटर को घोलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 18 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के माध्यम से स्टलाइजेशन कहाँ की जाती है, कितने टेम्परेचर पर, मतलब जो आपका ऑटोक्लेव होता है इसका स्टलाइजेशन कितने टेम्परेचर पर किया जाता है। तो याद रखना राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 121 टेम्परेचर पर किया जाता है ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूतों में पॉलिश, आपको एक आप लोगों को जरूर बताना अगर आपने पढ़ा होगा, शू फ्लोबर, किस फ्लोवर को शू फ्लोवर के नाम से जाना जाता है, एक बार कमेंट में अगर पता हो तो बता देना शू फ्लोवर किसको बोलते हैं। ठीक है, जूता पॉलिश तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है, विच वन इज द यूज इन प्रिपरेशन ऑफ शू पॉलिश, अगर जूतों में पॉलिश करते हैं तो इन जनरल किसका उपयोग करते हैं। आप देख सकते हो हनी का, मोम का, सैकेरिन या लकड़ी का गूदा यानी वुड पल्प। तो आपने देखा होगा पतला मोटा मोटा फुसफुसा टाइप का होता है, वो लकड़ी का पल्प होता है। तो इसका राइट आंसर आपका मोम हो जाएगा। जो पैराफिन मोम होती है इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, पैराफिन मोम लिख लेना, नहीं पता है तो। सबसे ज्यादा उपयोग आपका जो अगर जूतों में करते हैं तो एक पैराफिन मोम आती है, वो बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं। अलग अलग टाइप का होता है ना, पैराफिन मोम की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कैराबिन मोम्स होती है, पैराफिन मोम्स होती है, बहुत सारे मोम्स मोम्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं बैग्स के। ठीक है, और अगर मधुमक्खी मोम्स होती है, कुछ अलग अलग हैं, आप देखोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा डिटेल में, गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है मेरे भाई, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख सकते हो कि मैं आपसे पर्सनली बात शेयर करूं तो ये जो चैनल मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आपको आपको दिख रहा है एग्री जर्नी, ये मैंने जितना अभी सब कुछ सीखा है सब यूट्यूब से सीखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे पीछे कोई भी ऐसा बैकग्राउंड वाला आदमी नहीं है जो यूट्यूब से हो उससे मेरे को बताए हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब से ही सीखा है, किसी से आज तक पूछा भी नहीं है कैसे क्या करते हैं, सब कुछ। तो यूट्यूब और गूगल पर बहुत कुछ पढ़ा है मेरे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपकी पढ़ने की इच्छा हो और यूट्यूब गूगल उठा लो, नोट्स बनाओ, सब कुछ है, सब कुछ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। राइजोजेनेसिस प्रक्रिया है, राइजोजेनेसिस याद रखना, अभी आपको आगे भी ये चीज मिलने वाली है। राइजोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ, राइजोजेनेसिस किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 21 का, राइजो रूट। ठीक है, याद रखना राइजोजेनेसिस किससे संबंधित है और ये रूट से संबंधित प्रोसेस मानी जाती है। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जड़ों के जो है सूजन में, विकास में, ये अब देखोगे तो रोम मोम्स जो पाए जाते हैं जड़ों में, रोम वगैरह होते हैं ना, वो सभी में राइजोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, आप इसको पढ़ोगे समझ में आएगा। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। राइजोजेनेसिस है ना। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे 22 का, बिल्कुल सिंपल है, परिभाषा पूछी हुई है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ केमिकल बेसिस लाइफ इज, तो बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री इज अ करेक्ट आंसर, इसमें तो किसी से पूछना भी नहीं है अपने को, समझ में आ गया है। ठीक है, केमिकल इज अ केमिस्ट्री, है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैलोसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, राइजोजेनेसिस, यहाँ पे होगा कैलोसिस। तो कैलोसिस किससे संबंधित है, कैलोसिस आपका सूट से संबंधित है, कैलस मत लगा देना, कैलस अलग होता है। ठीक है, कैलस एक प्रक्रिया होती है, कैलस, है ना। और अब वृक्ष में भी पढ़ोगे कैलस अलग होता है यहाँ पे, लेकिन कैलसोजेनेसिस एक प्रक्रिया है वो सूट से संबंधित है, कहीं ना कहीं कैलस भी आपका तने से संबंधित है, बट यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है संपूर्ण वो तने के अंदर होती है, इसको कैलोसिस यानी सूट कहा गया है। यहाँ पे आपने राइजोजेनेसिस पढ़ा है, यहाँ पे कैलोस, इनको याद रखना है, दोनों को डिफरेंस, एक जड़ से संबंधित है और एक तने से संबंधित है। नेक्स्ट आपके हम बात कर रहे हैं माल्टोज के हाइड्रोलिसिस का उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, आपके दो ग्लूकोज होते हैं इसमें, अल्फा डी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, याद रखना इसको, अगर आपको ऑप्शन में अल्फा डी ग्लूकोज भी दिखता है, एक बीटा डी ग्लूकोज होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज जो आपको दिखता है अल्फा डी ग्लूकोज ऑप्शन में, तो उसको भी चूज कर लेना इन ग्लूकोज, लेकिन वो नहीं ऑप्शन में तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे वाले हैं मनुष्यों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है, जो मनुष्य है, ह्यूमन है, होमोसेपियंस,
तो इनमें जो कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है वो किसके रूप में होता है? आपको सिंपल ही पता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में आपका इसका भंडारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्लाइकोजन, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये हानिकारक भी होता है इन जनरल शरीर में, बट कहीं ना कहीं स्टोरेज हो जाता है भूखमरी अवस्था में। जब अपन को भूख लगी होती है और कुछ नहीं मिलता है, लॉन्ग टाइम तक भूखे रहते हैं, तो वो चीजें एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में अपने शरीर में स्टोरेज हो जाती है, तो वो फिर यूज होती है ना। तो ये एक टाइप से ग्लाइकोजन आपका होता है, और ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। मतलब बहुशाखित टाइप का एक जो बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड होता है, सॉरी, बहुशाखित पॉलीसेकेराइड इसको बोल सकते हैं अपन, ग्लाइकोजन को। पॉलीसेकेराइड याद रखना, पूछ सकता है पेपर में, क्या होता है? ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड होता है, मतलब इसको बहुशाखित पॉलीसेकेराइड। इंपोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पेपर में कई बार पूछता है निम्न में से पॉलीसेकेराइड है, तो ऑप्शन दे देगा बहुत सारे। तो ग्लाइकोजन अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपका 6 का। शब्द जो है सोमा क्लोनल भिन्नता किसके द्वारा दी गई है? सोमा क्लोनल रीड कर लेना, बहुत पेपर में बहुत ज्यादा पूछने वाला है, 2 नंबर में क्वेश्चन दे देगा। सोमा क्लोनल वेरिएशन, स्टार लगा के लिख लेना मेरे भाई बात। अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा तो सत्यम तिवारी ये आपको जरूर एक बार याद आएंगे आपके थ्योरी के पेपर में, और हो सकता है मिड टर्म के पेपर में आपको 2 नंबर में सबसे ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाए। सोमा क्लोनल वेरिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ये आता है तो याद जरूर कर लेना, पूछेगा पेपर में। तो ये जो आपका सोमा क्लोनल वेरिएशन दिया गया था, लार्किन और स्क्रोक्राफ्ट करके 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने भाई साहब इसको खोज लिया था, ठीक है। सोमा क्लोनल वेरिएशन को कब खोजा था, कोई पूछे तो बता देना। 1981 सन थी आपकी, अरे ये क्या ही लिख गया मेरे भाई, 1981 था। तो 1981 में इन्होंने भाई साहब खोज लिया था इसको, सोमा क्लोनल वेरिएशन को, ठीक है। लार्किन और स्क्रोक्राफ्ट 2 साइंटिस्ट रहे हैं भाई। और ये तो आपको पता है, मुरिंगे और स्कूफ एमएस कल्चर, इसको देख लेना, मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये इन्होंने, ये आपके जो है हेवरलैंड साइंटिस्ट है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा था, ऊबर हेवरलैंड। तो ये साइंटिस्ट है, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका जो दिया हुआ है इसको एक बार रीड कर लो, ठीक है। रीड कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 27 आपको मिल जाएंगे, हेवरलैंड डालोगे तो। एक पौधे आधारित लिपिड की पहचान करें भाई, एक पौधे आधारित लिपिड है, लिपिड की पहचान करें भाई, कौन सा यहाँ पे पौधे आधारित लिपिड है? तो क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर आपका जाइलोलोज है। ये पौधे आधारित आपका क्या है? यहाँ पे देखो, ग्लोबुलिन तो आपका एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो लिपिड की बात कर रहा है तो सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि लिपिड भी आपकी 2-3 टाइप्स की होती है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अलग अलग टाइप्स की होती है, पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। अंकुरित पौधे के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, हैप्लॉइड्स प्लांट्स कैन नॉट ऑब्टेन थ्रोट्स, मतलब अंकुरित जो पौधे हैं, एन पौधे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। एन पौधों को मतलब यहाँ पे पूछा हुआ है, अंकुरित पौधे के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता पौधों को। जो एन पौधे उनको क्या किसी माध्यम से प्राप्त किया, किस माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता? ओव्यूल कल्चर, एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, पोलन कल्चर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका राइट आंसर एम्ब्रियो कल्चर है, ठीक है। बट थोड़ा सा इसको एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसको एक बार थोड़ा चेकआउट देख लेना क्वेश्चंस को। एम्ब्रियो कल्चर थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो सकता है, मैंने यहाँ पे आपका पोलन कल्चर भी देखा हुआ है, तो इसको एक बार, सॉरी क्या बोलते हैं, आपका ओब्यूल कल्चर भी देखा हुआ है, तो इसको एक बार देख लेना थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 29 का। हाई ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन आपका निम्न स्तर पर रहेगा, तो किसका निर्माण होगा? हाई ऑक्सीजन, ठीक है। जो आपका अगर हाई ऑक्सीजन है तो फिर वहां पे आपका रूटिंग, याद रखना क्या आएगा 29 में, आपका रूटिंग आएगा। ये आपको बता देता हूँ, ऑक्सीजन एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। ऑक्सीजन अगर हाई है, ठीक है, और जो आपका साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन अगर कम है, तो उस स्थिति में आपका रूट डेवलपमेंट ज्यादा होगा, है ना। नेक्स्ट आपका इसका इस उल्टा कर लो आप, कि ऑक्सीजन अगर आपका क्या है, कम है, और साइटोकाइनिन आपका ज्यादा है, तो उस स्थिति में आपका सूट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। अमीनो एसिड किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? अमीनो एसिड आर ज्वाइंट, किसके साथ जुड़े होते हैं अमीनो एसिड? तो अमीनो एसिड एक टाइप का प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन हमेशा आपके पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। उसको एक बार देख लेना, पेप्टाइड बॉन्ड को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और थोड़ा सा इसको देख लेना डिटेल में, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एच लगा होता है, और सीओ टाइप का कुछ ऐसा कुछ आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो एक बार देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अमीनो एसिड हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड एक प्रकार की प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन भी आपकी अलग अलग टाइप्स में होती है, उसको एक बार चेकआउट कर लेना, है ना। तो ये आपके टोटली क्वेश्चंस हो चुके हैं,
और क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे, ऑब्जेक्टिव भी आपके टोटली हो चुके हैं। तो सीरीज़ अगर पसंद आई हो और तरीका आपको अच्छा लगा हो समझाने का या क्वेश्चंस का, तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक जानकारी मे बी आपको कहीं मिले। और ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और कोई भी डाउट हो आप आस्क कर सकते हो। एग्री जर्नी सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।